हेलो एवरीवन। तो कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था केसिंग डिजाइन। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। केसिंग डिजाइन में मैंने आपको नहीं कोलैप्स प्रेशर निकालना सिखा दिया था। कोलैप्स प्रेशर नॉर्मल कंडीशन के लिए और उसमें डिफरेंट कंडीशंस लगेंगी उनके लिए निकालना सिखा दिया था। और मैंने बताया था कंडीशन सेम रहेगी, दैट इज आपका एक्सटर्नल प्रेशर माइनस इंटरनल प्रेशर, और मैक्सिमम हमको लोड लेना होगा। तो अगर इंटरनल प्रेशर हमारा 0 हो रहा हो तो हम उस कंडीशन में मैक्सिमम लोड काउंट करेंगे, दैट इज मैक्सिमम कोलैप्स प्रेशर। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रेशर जो मेन लगता है केसिंग पे, जब केसिंग सबसरफेस में रन होती है या फिर सबसरफेस में फिक्स होती है, वो होता है आपका बर्स्ट प्रेशर। फिर उसके बाद आता है टेंशन लोड। तो हमारे लिए बर्स्ट प्रेशर की कैलकुलेशन देखेंगे और ये केस कैसे लगता है वो देखेंगे, और इसको एक जनरल कंडीशन के लिए और डिफरेंट कंडीशंस के लिए इवॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हम देख रहे थे बर्स्ट प्रेशर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बर्स्ट प्रेशर कब लगता है, जब नहीं है अगर ये हमारा ओपन होल है और ये केसिंग है और केसिंग के पीछे नहीं है हमारा ड्रिप फ्लूइड भरा हुआ है किसी रोमन पीपीडी का। तो इसके द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा जिसको हम बोलेंगे कोलैप्स प्रेशर, और फ्री और फैक्टर्स का जैसे सीमेंटिंग हो गई और आप कहेंगे फॉर्मेशन के द्वारा प्रेशर लगने वाले को हम नहीं है कोलैप्स प्रेशर बोलेंगे। अगर इंटरनल का भी प्रेशर होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इफेक्टिव कोलैप्स प्रेशर निकल जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर इसके अंदर कोई फ्लूइड है तो वो भी जाहिर सी बात है कि अंदर की साइड प्रेशर लगाएगा। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे इंटरनल प्रेशर। ठीक है। इंटरनल प्रेशर और बर्स्ट प्रेशर। अब ये रो टू पीपीडी का है। ठीक है ना। रो टू पीपीडी का है तो इंटरनल प्रेशर जो इनर वॉल ऑफ केसिंग पे लगेगा उसको बोलेंगे बर्स्ट प्रेशर। अब मैंने बताया था कि दो, एक कोलैप्स प्रेशर होता है, एक कोलैप्स प्रेशर होता है आपका और एक आपका होता है इफेक्टिव कोलैप्स प्रेशर। ठीक है। तो इधर भी दो प्रेशर होंगे आपके, इधर भी दो प्रेशर होंगे, बर्स्ट प्रेशर और इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर। अब देखो ये मैक्सिमम कब होता था, जब नहीं है इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर आपका इफेक्टिव कोलैप्स प्रेशर आपका कोलैप्स प्रेशर के बराबर होता था, दैट इज इंटरनल प्रेशर 0 होता था। इंटरनल प्रेशर 0 होता था तब ये मैक्सिमम होता था। ठीक है। और इसी कंडीशन को हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन फील्ड में जनरली ये कैलकुलेशन नहीं होती, कभी भी इंटरनल प्रेशर 0 नहीं होता। किसी रेयर केस में होता है, ये सीवियर कंडीशन होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बर्स्ट प्रेशर के केस में देखें तो बर्स्ट प्रेशर इफेक्टिव प्रेशर के बराबर कब होगा, बर्स्ट प्रेशर इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर के बराबर कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। लेकिन ये कभी भी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि एक्सटर्नल या फिर तो फॉर्मेशन द्वारा या फिर नहीं है सीमेंटिंग द्वारा या फिर नहीं है ड्रिलिंग फ्लूइड जो बिहाइंड है केसिंग के उसके द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा ही लगेगा। तो अगर मैं नहीं बर्स्ट प्रेशर की बात करूं तो इसमें बर्स्ट प्रेशर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, हम हमेशा इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है। जैसे तो ये दोनों केस अलग-अलग हो गए, ये दोनों केस अलग-अलग हो गए। जैसे इसमें कोलैप्स प्रेशर और इफेक्टिव कोलैप्स प्रेशर होता था, इफेक्टिव कोलैप्स प्रेशर और बर्स्ट प्रेशर कब बराबर होते थे, जब इंटरनल प्रेशर 0 होता था और ये किसी कंडीशन पे हो भी जाता था। लेकिन जनरली जो फील्ड कैलकुलेशन होती है उसमें ये केस नहीं होता। अगर हम बर्स्ट प्रेशर की बात करें तो बर्स्ट प्रेशर और इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर कभी बराबर नहीं होते, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो तुम्हारा लगता है वो कभी 0 नहीं होता। तो बर्स्ट प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती, हमेशा हम इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है। तो अब मैं बोलूं इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर क्या होगा, इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर होगा आपका इंटरनल प्रेशर, इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर होगा आपका इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रेशर की अब तो हम जनरली बात कर चुके हैं, इसको देख लेंगे कि जब फिलहाल हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं। अब इंटरनल प्रेशर किसकी वजह से लग सकता है, इंटरनल प्रेशर आपका ड्रिलिंग वर्ड की वजह से लग सकता है, जो हम नहीं है
नेक ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए यूज करेंगे। इस ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए हम मड यूज करेंगे, जिसकी रो टू पीवी जो होगी उसके द्वारा हो सकता है। सेकंड आपका इंटरनल प्रेशर हो सकता है जो फॉर्मेशन में से नहीं है, जो फ्लूइड होगा वो जब इसमें जाएगा फॉर्मेशन फ्लूइड, तब ये इसमें फॉर्मेशन फ्लूइड के नहीं वॉल्यूम होगा, तो इसके द्वारा भी एक प्रेशर आपकी केसिंग पे लगेगा। तो ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग मड के द्वारा नेक ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए यूज हो रही है, प्रोडक्शन के समय प्रोडक्शन फ्लूइड द्वारा, ठीक है। तो ये दो के द्वारा आपका इंटरनल प्रेशर लगता है। साथ ही साथ कंप्लीशन फ्लूइड, और कंप्लीशन करते हैं जब फ्रैक्चरिंग फ्लूइड और द्वारा क्या कहते हैं बैच स्टिमुलेशन फ्लूइड वगैरह, ये सब के द्वारा भी प्रेशर लगता है, लेकिन अभी हम इनको नहीं काउंट कर रहे, हम ये सिर्फ काउंट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम अभी सिर्फ काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ड्रिलिंग और प्रोडक्शन। तो मेनली आपके ड्रिलिंग मड के द्वारा जो नई नेक ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए यूज हो रही है, और सेकंड आपका प्रोडक्शन फ्लूइड के द्वारा। तो आपका इंटरनल प्रेशर आपका आ गया प्रोडक्शन ड्रिलिंग मड और प्रोडक्शन फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर आपका जो मड है बिहाइंड द केसिंग और सीमेंटिंग और क्या कहते हैं फॉर्मेशन प्रेशर के द्वारा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा उसके प्रेशर के द्वारा ये द्वारा नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि जैसे बर्स्ट प्रेशर होता है, तो जो कोलाब प्रेशर होता था उसमें आपको नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती थी, हम इसमें जॉइंट की नहीं कैलकुलेशन नहीं करते थे, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगता था प्रेशर्स के द्वारा, ठीक है। तो जो थिकनेस होती है आपकी जॉइंट की वो ज्यादा होती है पाइप की कंपैरिजन में। तो हमने देखा था कि मिनिमम स्ट्रेंथ वाले पाइप के लिए हम डिजाइन करेंगे बर्स्ट प्रेशर और कोलाब प्रेशर स्ट्रेंथ को, और मैक्सिमम प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम स्ट्रेंथ की डिजाइन पर जो आपकी केसिंग स्प्रिंग में होगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मैं इंटरनल प्रेशर देखूं तो इंटरनल प्रेशर ये जॉइंट तो नहीं है बियर कर ही जाएगा, लेकिन जो कम स्ट्रेंथ वाला आपका केसिंग है रिलेटेड कम स्ट्रेंथ का मतलब रिलेटेड टू आपका बर्स्ट प्रेशर, रिलेटेड टू आपका केसिंग जॉइंट, उसके लेके उसकी कंपैरिजन में ये डी है, तो इस पे हम देखेंगे कि ना कि जॉइंट पे, तो इसकी कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जैसे कोलाब प्रेशर की कैलकुलेशन थी वैसे ही इसकी कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जब तक। और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक्चुअल कोलाब प्रेशर निकालने के लिए हमको नहीं है किन फैक्टर्स को एक्सटर्नल प्रेशर में और इंटरनल प्रेशर में इंक्लूड करना है, तो उसकी एक्चुअल कोलाब प्रेशर को निकालने के लिए किन फैक्टर को एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में इंक्लूड करना है, इसके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत होती है, और वो एक्सपीरियंस किससे आता है जब हमको ये सारी चीजों के बारे में पता होगा। तो हमने सिमिलरली इसमें भी जब हम ये एक्चुअल बर्स्ट प्रेशर निकालेंगे, एक्चुअल फील्ड कंडीशन में बर्स्ट प्रेशर निकालेंगे, तो उसमें इंटरनल प्रेशर में मैंने बताया था प्रोडक्शन और ड्रिलिंग में ही लगता है, लेकिन इसमें सेवरल फोर्सेज लगेंगे होंगे। अगर मैं एक्चुअल बर्स्ट प्रेशर निकालना है तो सेवरल फोर्स को भी इसमें काउंटर मतलब इसमें कंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें खाली ड्रिलिंग प्रोडक्शन कंप्लीशन के द्वारा ये देखते हैं, लेकिन और भी कई लोड होंगे उनके द्वारा भी इंटरनल प्रेशर लगेगा। तो एक्चुअल प्रेशर निकालने के लिए हमको ये सारे लोड का इस पर इफेक्ट देखना पड़ेगा, मतलब क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा इंटरनल प्रेशर में, ठीक है। इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत है, और एक्सपीरियंस कब आएगा जब आपको ये सारी चीजें पता होगी कि कौन सा लोड लग रहा है और कब ये लोड लगेगा। तो इन सब कंडीशंस को हम एक बार बाय वन करके देखेंगे। तो आपका एक्चुअल इफेक्टिव प्रेशर इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर कब आएगा, तो आपको इन सब कंडीशंस के बारे में जानकारी होगी, और कब कभी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है वो सब के बारे में जानकारी होगी। तो ये हो गया आपका बर्स्ट प्रेशर और कोलाब इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर, इंटरनल प्रेशर माने एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर डिलीवर्ड और प्रोडक्शन के द्वारा, और कंप्लीशन फ्लूइड और आपके अदर लोड्स के द्वारा भी लग सकता है। अब
बात आती है आपकी एक्सटर्नल प्रेशर की। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूं, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूं तो इसको बोलते हैं बैकअप लोड। बैकअप लोड। अब देखना कि अगर इसके पीछे ये फ्लूइड ना हो, एक्सटर्नल प्रेशर ना लगे, तो जो इंटरनल प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर होगा, जो बस्ट प्रेशर होगा वो हो जाएगा इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर में जीरो कर दूं तो बस्ट प्रेशर ये हो जाएगा, बस्ट प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा बस्ट प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला बस्ट प्रेशर ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि इसमें से तो एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसमें से एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो ये वाला बस्ट प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये वाला बस्ट प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए हमको डिजाइन करनी होगी तो इसके लिए करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं होता। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे किसके काम कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर हमारे एक बैकअप लोड की तरह काम कर रहा है ना, कि मान लो ये 2000 psi का प्रेशर लग रहा है, और मान लो 2000 psi का प्रेशर लग रहा है, और मान लो एक्सटर्नल प्रेशर मेरा 500 psi का है, तो इस कंडीशन में तो हो गया 1500 psi बस्ट प्रेशर। और इस कंडीशन में जब मेरी एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था तो मेरा बस्ट प्रेशर कितना होगा? 2000 psi। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर था तो मेरा बस्ट प्रेशर हो गया कम, और जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था तो मेरा बस्ट प्रेशर हो गया ज्यादा। अब मैंने मेरे को यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ की केसिंग लेनी पड़ेगी बस्ट प्रेशर को कंप्यूट करने के लिए, इधर कम स्ट्रेंथ की केसिंग लेनी पड़ेगी बस्ट प्रेशर को काउंट करने के लिए। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर था तो मेरे को कम स्ट्रेंथ की केसिंग लेनी पड़ रही है, और जब कम स्ट्रेंथ की मैं केसिंग ले रहा हूँ तो ये एक बैकअप लोड की तरह काम कर गया ना एक्सटर्नल प्रेशर। भाई यहाँ पर मेरे को 2000 प्रेशर लग रहा था, यहाँ पर मेरे को 1500 प्रेशर लग रहा था, ये 1500 क्यों लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। तो मेरे को नहीं केसिंग भी कंप्लीट डिजाइन करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सटर्नल प्रेशर ने एक तरीके से मेरे बस्ट प्रेशर को कम कर दिया, मतलब एक ये बैकअप की तरह काम किया, बस्ट प्रेशर में एक बैकअप की तरह काम किया, बैकअप लोड की तरह काम किया। जितना ज्यादा मेरे को बस्ट प्रेशर कम करना है उतना ही ज्यादा मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। सिविल मल्टीडेट की जो बेड का केसिंग है उसके पीछे से मान लो मैंने ये केसिंग डिजाइन करी 5000 psi, ठीक है, 5000 psi, और मेरा ये बस्ट प्रेशर लग रहा है 8000 psi का, ठीक है, और मान लो इंटरनल प्रेशर लग रहा है 8000 psi का, मैंने केसिंग डिजाइन करी 5000 psi की बस्ट प्रेशर के लिए, और बस्ट प्रेशर और मेरा इंटरनल प्रेशर लग रहा है 8000 psi, और मेरा जो ड्रिलिंग वाला बिहाइंड का केसिंग तो मान लो 3000 psi का लग रहा है, या फिर एसी बेंडिंग के द्वारा 3000 psi का लग रहा है, या फिर फोर्स के द्वारा। तो इस केस में कितना हो गया बस्ट प्रेशर आपका 5000 psi। तो 5000 psi ग्रेड की केसिंग 5000 psi को बियर कर जाएगी। लेकिन इन केस अगर ये 9000 का हो गया, ये 9000 psi का हो गया, और एक्सटर्नल प्रेशर मेरा 3000 का ही रहा, तो ये कितना हो गया 6000 psi का बस्ट प्रेशर हो गया। लेकिन मेरी लेंगे केसिंग डिजाइन है 5000 के हिसाब से है, तो 5000 का 6000 बियर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बैकअप प्लान यूज करेंगे। बैकअप प्लान क्या करेंगे? हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के नहीं है 4000 कर देंगे। जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाकर 4000 कर दूंगा तो जो नहीं है मेरा बस्ट प्रेशर आएगा तो 6000 की अगर 5000 psi आ जाएगा, तो नहीं है ये 5000 psi इसको ये केसिंग डिजाइन 5000 वाली इसको बियर कर जाएगी। तो हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको एज अ बैकअप प्लान की तरह यूज किया। जब मेरा ये इंटरनल प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो कोलैप्स प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा सकता हूं। तो एक्सटर्नल प्रेशर मेरा किसी तरह एक बैकअप प्लान की तरह है, तो इसको हम बोलते हैं बैकअप लोड। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया आपका? एक बैकअप लोड हो गया। तो बैकअप लोड किस किस की वजह से लग सकता है? बैकअप लोड किस किस की वजह से लग सकता है? तो देखना बैकअप लोड आपका जो बैकअप लोड है
वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर आपका ड्रिलिंग मड, बिहाइंड द केसिंग, और आपका जो है सीमेंटिंग और आपका फॉर्मेशन प्रेशर के द्वारा लग सकता है, ठीक है ना। तो बस्ट में कभी भी कोलैप्स प्रेशर नहीं होता, हमेशा इफेक्टिव बस्ट में कभी भी बस्ट प्रेशर नहीं होता, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर होता है, क्योंकि केसिंग के पीछे कोई ना कोई प्रेशर लगता ही है, और वो प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बैकअप लोड की तरह यूज होता है, या इंटरनल प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको बढ़ा देंगे जिससे बस्ट प्रेशर कम हो जाए। बस्ट प्रेशर कम हो जाएगा तो अपनी केसिंग उस बस्ट प्रेशर को बियर कर जाएगी। और किस किस की वजह से लगता है, जनरली ड्रिलिंग मड के द्वारा और फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा, ठीक है ना। हम जनरली फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा मानेंगे, ठीक है ना। और अदर फैक्टर्स के द्वारा भी लगता है, अगर हमको उन सबको निकालना पड़ेगा तो हम ये अच्छी तरीके से बस्ट प्रेशर की कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम उन लोड्स को नहीं निकाल पाए, जैसे हम कोलैप्स प्रेशर में भी सारे लोड्स को नहीं निकाल पाए थे, कुछ लोड ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं निकाल पाते, जैसे ड्रैग लोड हो गया, बेंडिंग लोड हो गया, तो इनको नहीं है, हमने ये क्या करते हैं, जैसे मेरा निकल के आया कि 5000 मेरा बस्ट प्रेशर लग सकता है, तो मैं एक डिजाइन फैक्टर लेके इसको 8000 कर दूंगा, तो इसमें 3000 का जो होगा ना, तो 3000 प्रेशर नहीं है, जो लोड बाकी के होंगे उनको बियर कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बैकअप लोड की जानकारी थी बस्ट प्रेशर। अब मैं पूछता हूं कि बस्ट प्रेशर ज्यादा कहां होगा, तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था केसिंग डिजाइन में कि बस्ट प्रेशर आपका ज्यादा होगा, बस्ट प्रेशर आपका ज्यादा होगा कहां पर, सरफेस कंडीशन पे, और मिनिमम होगा डाउन कंडीशन पे। इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, इसका क्राइटेरिया मैं बताता हूं आपको कि ये मान लो ये आपकी केसिंग ओपन होल है, ये आपने केस्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये एंड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेशन नेक्स्ट होल की तरफ, और ये आपका नहीं है, मान लो फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसमें से फॉर्मेशन फ्लूइड आ गया, ठीक है, फॉर्मेशन फ्लूइड आ गया। अब मैं इसके पीछे भी ड्रिलिंग मड बन रही होगी आपकी, जब सीमेंट बन रहा होगा, या फिर आपका नहीं है फॉर्मेशन प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज देखना कि यहां पर प्रेशर कितना है, पीएफ को फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर, और यहां पर प्रेशर कितना होगा, पीएफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस प्रेशर इनटू सीएचपी, केसिंग सिटिंग डेप्थ, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मेशन है तो यहां तक मानते हैं, तो ये आ जाएगा आपका केसिंग सिटिंग डेप्थ, ठीक है ना। तो जनरली अगर मैं लाइट फ्लूइड मान के चलूं जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है 0.50 और 0.0015, दैट इज गैसियस फ्लूइड, तो अगर फॉर्मेशन फ्लूइड में से लेके गैस मतलब लाइट फ्लूइड आ रहा है 0.015 या 0.15 का, तो इसके द्वारा जो ग्रेडियंट होगा psi पर फीट, दैट इज आपकी डेंसिटी, तो कितनी होगी 0.15। तो अगर मैं इसके लिए ये वैल्यू निकालूंगा तो मान लो 0.15 निकाल लिया मैंने 100 फीट के लिए, मान लो ये 100 फीट है, ठीक है, तो 100 फीट के निकाल लिया तो ये कितना हो गया आपका 15, ठीक है ना, 15 हो गया। लेकिन जो इसके पीछे जो मड बन रही है, जो ड्रिलिंग मड बन रही है, वो इस मतलब जो ड्रिलिंग मड होती है उसकी डेंसिटी ये होती है, उसकी डेंसिटी करीब 10 डिग्री मान के चलो, 10 डिग्री मान के चलो, दैट इज psi पर फीट और डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 फीट के लिए निकालूंगा तो ये समथिंग हो गई 1000 psi। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस मड के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा 1000 psi, और इस फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा 50 psi, 50 psi, ठीक है। तो फॉर्मेशन में से फ्लूइड आया, फ्लूइड सरफेस पे गया, यहाँ पर प्रेशर कितना था, फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर यहाँ पर कितना होगा, ग्रेडियंट माइनस सीएचपी, तो ग्रेडियंट कितना होगा, लाइट फ्लूइड है तो 0.15 होगा, एयर गैस का ज्यादा से ज्यादा 0.05 होगा, तो 0.15 लेके चलता हूं तो 100 फीट के लिए कितना टोटल प्रेशर आया
15 psi। तो मतलब इसके द्वारा यहाँ पर कितना प्रेशर लगेगा 15 psi और इसके द्वारा यहाँ पर कितना प्रेशर लगेगा मड के द्वारा 100 psi 1000 psi। अब मान लो मैं यहाँ पर बर्स्ट प्रेशर निकालूं, मैं यहाँ पर बर्स्ट प्रेशर निकालूं तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर मान लो अगर ये P है ये हो गया, ठीक है, Pf मान लो 2000 मान लो, Pf मान लो 2000 गैसियस लेवल मान लो, Pf मान लो आपको 2000, तो Pf 2000 हो गया और इसके द्वारा जो ग्रेडियंट है इनटू CH2, ठीक है। तो सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पर B पॉइंट और A पॉइंट, B पॉइंट पर बर्स्ट प्रेशर निकाल रहा हूं, तो ये तो है इंटरनल प्रेशर जो नहीं फॉर्मेशन के द्वारा लग रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 1000 psi ड्यू टू ड्रिलिंग वर्क। तो ये हो गया 1000 psi, ये हो गया 1000 psi। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि जनरल कंडीशन ऐसी नहीं होती है ना, इतनी वैल्यू, ठीक है ना। तो 1000 psi हो गए। अब सिमिलरली अगर मैं इसी कंडीशन के लिए A पॉइंट पे निकालूं, ये B पॉइंट के लिए था, अगर मैं A पॉइंट के लिए निकालूं तो A पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, A पॉइंट पर इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो A पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर होगा फॉर्मेशन प्रेशर यहाँ पे जितना था और इस ग्रेडियंट को बता देंगे, ग्रेडियंट इनटू CH2, तो ग्रेडियंट इनटू CH2 कितना आ रहा है 50 और Pf कितना था 2000, तो ये आ गया समथिंग 1985, ठीक है। और यहाँ पर ड्रिलिंग मड के द्वारा प्रेशर कितना होगा, क्योंकि सरफेस पे 0 आए थे, तो ड्रिलिंग मड के द्वारा प्रेशर कितना हो जाएगा 0, तो बर्स्ट प्रेशर कितना आ गया 1985। अब देखो 1985 ज्यादा है या फिर 1000 ज्यादा है, 1985 ज्यादा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका बर्स्ट प्रेशर सरफेस कंडीशन पर ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है ना। ये बात आप देख लीजिए, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो बर्स्ट प्रेशर में मैंने आपको बता दिया कि बैकअप लोड क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर क्या होता है, हमेशा इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालता है, बर्स्ट प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती। बैकअप लोड क्यों कहते हैं, किसके द्वारा इंटरनल प्रेशर होता है, जनरली प्रोडक्शन क्रूड और ड्रिलिंग मड, तो नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले यही बता दिया आपको कि सरफेस पर बर्स्ट प्रेशर ज्यादा होता है और बॉटम में कम होता है, इसलिए कम होता है, लेकिन कोलैप्स प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। और ये बता दिया मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है, जो नोट का कोई मतलब नहीं होता, और अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हमें अदर लोड्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम अदर लोड्स को भी इंक्लूड करेंगे, अदर लोड को भी इंक्लूड करेंगे हम, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होगी तो हमने ये देखेंगे कहाँ वो लगेंगे, उस हिसाब से हमने अपने इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर को और एक्यूरेट बना सकते हैं, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन कर सकता है। तो फिर उस केस उन केस के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा वापस देखना, मैंने कहा कि जो फॉर्मेशन प्रेशर हुआ P है, जो फॉर्मेशन प्रेशर हुआ P है, उसके द्वारा बर्स्ट प्रेशर लगेगा, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर हुआ फॉर्मेशन प्रेशर हुआ कभी ड्रिलिंग मड का होगा। तो ये एक बार मान के चलो कि फॉर्मेशन प्रेशर है, तो फॉर्मेशन प्रेशर के द्वारा हमारा बर्स्ट प्रेशर, इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर इवॉल्व होगा। तो इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर में इंटरनल प्रेशर माने एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर मान लो फॉर्मेशन के द्वारा, फॉर्मेशन प्रेशर के द्वारा हमारा बर्स्ट प्रेशर निकलेगा। तो हमें जानकारी होनी चाहिए फॉर्मेशन प्रेशर की। अगर हम डेवलपमेंट वेल की बात करें, तो डेवलपमेंट वेल में हमें जानकारी होती है कि फॉर्मेशन प्रेशर क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट वेल में जानकारी होती है कि हमारा फॉर्मेशन प्रेशर क्या है, तो इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक्सप्लोरेशन वेल की बात करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं कि डेवलपमेंट वेल और एक्सप्लोरेशन वेल क्या होता है।
डेवलपमेंट वैल्यू जब एक्सप्लोरेशन वैल्यू इसलिए करते हैं कि नीचे हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ रिजर्व काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको निकाल आपको हाइड्रोकार्बन है भी कि नहीं नीचे, और अगर है तो आपके रिजल्ट की तरह काम करेगा कि मतलब उसको एक्सपेक्ट करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक वेल ड्रिल करेंगे जिससे हम लेंगे उसमें हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस और इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे। अगर वो हाइड्रोकार्बन तो उसको बोलेंगे एक्सप्लोरेशन वेल और ड्रिलिंग को बोलेंगे एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग। अगर ये वेल में हाइड्रोकार्बन है रिजर्वायर में और ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है, तो हम इसी वेल का कुछ इसी वेल को हम मॉडिफाई करके आपके ऑयल को उस ऑयल को निकालने के लिए और बाकी सारी प्रोसेस करने के लिए, कंप्लीशन हो गया, फ्रैक्चरिंग हो गई, वेल स्टिमुलेशन हो गया, वेल सर्विसिंग हो गई, उसी में जो एक्सप्लोरेशन वेल डील किया था उसी में सारी मॉडिफिकेशन कर करके इसको डेवलपमेंट वेल में बना देंगे। तो डेवलपमेंट वेल में क्या होगा, प्रोडक्शन लेंगे। तो डेवलपमेंट वेल में तो हमें ये प्रोडक्शन फॉर्मेशन प्रेशर के बारे में पता होता है, लेकिन एक्सप्लोरेशन वेल में हमारी अनसर्टेनिटी होती है कि हमने ये फॉर्मेशन प्रेशर क्या है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट वेल के लिए तो हम इफेक्टिव वर्क प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन वेल में दिक्कत होती है। तो डेवलपमेंट वेल में किसका यूज कर सकते हैं हम, लॉगिंग का कर सकते हैं, कोरिंग का कर सकते हैं, टेस्टिंग का कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के द्वारा फॉर्मेशन प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगी इसमें, ठीक है ना। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर है जिनमें देखिए फॉर्मेशन प्रेशर डिपेंड करता है, और हम नहीं उन फैक्टर्स को देखेंगे तो वो फैक्टर एक तरीके से इफेक्टिव वर्क प्रेशर को निकालने के काम आएंगे। क्योंकि जब हमारा कुछ फैक्टर्स है जिनसे फॉर्मेशन प्रेशर डिपेंड करता है, तो फॉर्मेशन प्रेशर पर क्या डिपेंड करना है, इफेक्टिव वर्क प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव वर्क प्रेशर भी उन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो फॉर्मेशन प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मेशन प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ क्या है, एक्चुअल डेप्थ क्या है वेल की, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वेल, एक्चुअल डेप्थ क्या है वेल की, ठीक है। सेकंड है टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है, अगर गैसियस रिजर्वायर होगा, गैसियस रिजर्वायर होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, ऑयल रिजर्वायर होगा तो कम प्रेशर हो सकता है। पोरोसिटी एंड परमिटिविटी क्या है, कितना फ्लूइड है वो डिपेंड करेगा, पोरोसिटी का कितना आप निकाल सकते हैं वो डिपेंड करेगा, परमिटिविटी एज अ सिंगल वेल, टेंपरेचर क्या है, ठीक है। इन सब पर आपका फॉर्मेशन प्रेशर डिपेंड करता है। तो फॉर्मेशन प्रेशर को निकालने के लिए ये चार फैक्टर्स और इनके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन चार फैक्टर फॉर्मेशन प्रेशर को निकालने के लिए होते हैं। और डेवलपमेंट वेल में हम इनका यूज करके फॉर्मेशन प्रेशर को निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन वेल में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए इफेक्टिव वर्क प्रेशर हम डेवलपमेंट वेल में अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं और एक्सप्लोरेशन वेल में थोड़ा आपको अनसर्टेनिटी मिलती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट वेल के लिए इफेक्टिव प्रेशर अलग से निकालेंगे और एक्सप्लोरेशन वेल के लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम बर्स्ट कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, अब हम देंगे बर्स्ट प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर बर्स्ट प्रेशर की मैं बात करूं, अगर मैं बर्स्ट प्रेशर की बात करूं तो ये हो जाएगा इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर किसके द्वारा, फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा, फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा और आपका ड्रिलिंग पॉइंट के द्वारा, और भी कई सारे लोड्स होते हैं उनके लिए हमने ये डिजाइन फैक्टर इंक्लूड कर देगा, अगर 3000 आवर का फंक्शन मिल जाए, ठीक है। तो फॉर्मेशन जब आएगा तब आपका इंटरनल प्रेशर लगेगा। तो इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे, अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक। तो वर्क प्रेशर का फॉर्मूला ये हो गया, और इंटरनल प्रेशर ये हो गया, बैकअप लोड के बारे में बता ही दिया, इसके बारे में और देख लेंगे बर्स्ट प्रेशर कैलकुलेशन में। और जो फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर आएगा उसमें दो कंडीशन होंगी, अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक के लिए हम इसको इवॉल्व करेंगे। तो देखना अनलिमिटेड किक क्या होती है, जो हम एक्चुअल वर्क प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसके हिसाब से करते हैं, इसके हिसाब से करते हैं, ना कि इसके हिसाब से।
क्योंकि आप जानते हो कि नहीं है, जब किक आती है तो जो इंटरनल प्रेशर है, जो बैकबोन के अंदर प्रेशर है, जब किक आएगी तो बैकबोन के अंदर जब किक ऊपर राइज करेगी तो बैकबोन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमने ये किक के लिए इंटरनल प्रेशर निकालेंगे। मान लो आपका देखिए फ्लूइड आया, ठीक है, उसके द्वारा तो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लेकिन किक आई तो उसके द्वारा प्रेशर लगेगा, तो दोनों में से किसके द्वारा ज्यादा प्रेशर लगेगा? किक के द्वारा। तो हम किक के लिए इंटरनल प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। किक के लिए इंटरनल प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि हम मैक्सिमम लोड जो अप्लाई होगा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम लोड का अप्लाई होगा किक। अब किक में भी दो किक, अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक। तो अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक में किस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा लगेगा? अनलिमिटेड किक में। तो जो हम एक्चुअल डिजाइन करते हैं वो अनलिमिटेड किक के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो फील्ड में होता है तो फील्ड में अनलिमिटेड किक तो आएगी नहीं कि यहां से यहां तक फॉर्मेशन फ्लूइड भर गया, ये तो एक तरीके का नहीं है, गुड़वार टाइप हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हम जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन हम डिजाइन इसी के हिसाब से करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। लेकिन फील्ड में कंडीशन तो ये होती है, लेकिन हम डिजाइन इसके हिसाब से करते हैं, अनलिमिटेड किक के हिसाब से इंटरनल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोड देगा आपका एज ए इंटरनल प्रेशर। तो अनलिमिटेड किक में क्या होगा? अनलिमिटेड किक हमेशा कब होगी? जब आपका ब्लो आउट हो जाए, या फिर ब्लो आउट हो जाए, या फिर गैस बैन होगा, तो गैस क्या करेगी? इसमें जो ड्रिलिंग मड होगा उस सारे को बाहर फेंक देगी और आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी गैस भर जाएगी। तो इसको आप एक तरीके से अनलिमिटेड किक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इफेक्टिव वर्क प्रेशर की हम कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरनल प्रेशर माने एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा और ड्रिलिंग मड के द्वारा। अगर मैं फॉर्मेशन फ्लूइड और फैक्टर्स के लिए हमने ये डिजाइन फैक्टर ले लेंगे, और अगर फॉर्मेशन फ्लूइड की बात करें तो अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक, क्योंकि फॉर्मेशन फ्लूइड में इंटरनल प्रेशर किक में ज्यादा होता है और नॉर्मल में कम होता है। अगर मैं किक में बात करूं तो अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक। अनलिमिटेड किक में और ज्यादा प्रेशर होगा, तो अनलिमिटेड किक की दो कंडीशन बनती है, एक तो ये ब्लो आउट हो जाए जिसमें ऊपर से नीचे तक फॉर्मेशन प्रेशर हो, ठीक है, तो नहीं जो ड्रिलिंग मड है वो बाहर निकल जाएगी, या फिर हम नहीं गैसियस वेल को भी ले सकते हैं। जो गैसियस वेल होता है उसमें नीचे से ऊपर तक आपकी गैसी गैस होती रहती है, ठीक है ना, और ड्रिलिंग मड आपका बाहर चला जाएगा। मतलब फॉर्मेशन से प्रोडक्शन हो रहा है गैस का, पूरी गैस है, और अगर ब्लो आउट तो फ्लूइड बाहर निकलेगा, आपकी गैसी गैस है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं डिजाइन करूं, इसके लिए अगर मैं इंटरनल प्रेशर डिजाइन करूं तो वो इंटरनल प्रेशर होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। इंटरनल प्रेशर होगा मैक्सिमम इन ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशन पे इंटरनल प्रेशर इस केस में मैक्सिमम होगा अनलिमिटेड केस में। और ये केस क्यों होता है? केस किसमें होता है? जब गैस प्रोडक्शन करते हैं, गैस फ्लूइड की प्रोडक्शन करते हैं कंट्रोल्ड वे में। गैस फ्लूइड की गैस प्रोडक्शन करते हैं जब हम गैस वेल से, कंट्रोल्ड वे में होती है, तो हम कह सकते हैं अनलिमिटेड किक कंट्रोल्ड वे में गैस वेल में हम देख सकते हैं, और इस केस में इंटरनल प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। इस केस में सबसे ज्यादा इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। और हम इंटरनल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर फॉर्मेशन प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अनलिमिटेड किक का बात कर रहा हूं मैं, ब्लो आउट की बात नहीं कर रहा कि ब्लो आउट को अवॉइड करते हैं। ये एक मैं जनरल केस की बात करूं तो गैस वेल को ले सकते हैं हम। गैस वेल में यहां से यहां तक गैस भरती होती है प्रोडक्शन के, ठीक है, और जिसमें ये जो प्रेशर लगता है इस केस में वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर होता है गैस के केस में। तो इंटरनल प्रेशर में कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन प्रेशर होगा केस सिंपली डेप्थ पे, तो वो होगा आपका इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर होगा, तो फॉर्मेशन प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर आपका इफेक्टिव वर्क प्रेशर आएगा। और सरफेस का बात करूं तो इंटरनल फॉर्मेशन प्रेशर माइनस G इनटू CH, ये आपका इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कर देना, ये आपका आएगा बर्स्ट प्रेशर। तो अनलिमिटेड किक जो हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं वो नहीं है, अनलिमिटेड किक का नहीं है आपका इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर, दो कंडीशन का है, मतलब कि एक्सटेंशन डेप्थ पर, और आपका नहीं है सरफेस कंडीशन पर, और जिससे अपने आप बर्स्ट प्रेशर आपका निकाल लिया इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर और
इफेक्टिव फर्स्ट प्रेशर सरफेस कंडीशन पे, इफेक्टिव फर्स्ट प्रेशर आपका लोअर कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन जब गैस बेल को अपने ये एज्यूम करते हैं या फिर ब्लो आउट को एज्यूम करते हैं या फिर किक को एज्यूम करते हैं, तो इसमें भी गैस बेल है, इसमें भी जनरली लाइट फ्लू होगा, मान लो गैस है ब्लो आउट में, इसमें भी गैस है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो जो हम केसिंग फिटिंग गैप लेंगे, केसिंग फिटिंग गैप लेंगे, उस पॉइंट पर फॉर्मेशन का फ्रैक्चर ग्रेडियंट मतलब फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ हम देख लेंगे कि उस पॉइंट पर वो वियर कर जाए। तो गैस फ्लू आएगा या फिर किक आएगी गैस फ्लू की या फिर ब्लो आउट आएगा, तो वो केसिंग फिटिंग यानी कि ओपन होल होगा, उसका फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो वो इस किक को या फिर गैस फ्लू को या फिर ब्लो आउट को वियर कर जाए। उस टाइप की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ग्रेडियंट होना चाहिए उस पॉइंट पर केसिंग फिटिंग से। अगर कम है तो हम अपनी केसिंग फिटिंग को बढ़ा देंगे, जैसा कि मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था, ठीक है। और सेकंड हम जो देखेंगे कि हमारे पास ये इंटर फर्स्ट प्रेशर निकालने के लिए मैंने बताया था, फर्स्ट प्रेशर निकालने के लिए इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर मैं किसी वीडियो में देख रहा था, ये फॉर्मेशन प्रेशर आ रहा था। तो एट पीडी हमको फॉर्मेशन प्रेशर भी पता होना चाहिए आपके इफेक्टिव वर्क प्रेशर कैलकुलेशन के लिए। भाई सरफेस कंडीशन का तो हमने निकाल लिया कि फॉर्मेशन प्रेशर माइनस G2 तो फॉर्मेशन प्रेशर सरफेस में पता होना चाहिए, फॉर्मेशन प्रेशर हमको टू बैक में पता होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या था कि इनमें जो केसिंग फिटिंग रहता है उसकी फॉर्मेशन उस पॉइंट पर फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, जिससे नहीं है आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर ना हो जाए। अगर कम है तो हमने केसिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रेशर हमको कैलकुलेशन के लिए पता होना चाहिए। फॉर्मेशन प्रेशर डेवलपमेंट वैल्यू के लिए कहां से निकलेगा, डेवलपमेंट वैल्यू के लिए तो हमने कहा कि कहां से निकलेगा, वही आपकी कोर लॉगिंग टेस्ट से। लेकिन एक्सप्लोरेशन वैल्यू के लिए इसमें अनसर्टेनिटी होती है, एक्सप्लोरेशन वैल्यू के लिए इसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो फॉर्मेशन प्रेशर जो एक्सप्लोरेशन वैल्यू है उसके लिए निकालने के लिए हम लेंगे आपके लेंगे एजम्पशन मेथड लेते हैं, जैसे लेंगे सरफेस पे लेंगे इस टाइप का फॉर्मेशन में इस टाइप का फ्लूइड और डेप्थ कितनी इसकी है फॉर्मेशन में, मान लो डेंसिटी एक डेंसिटी का फ्लूइड और उसी डेप्थ से हम लेंगे एक्सप्लोरेशन वैल्यू का निकाल सकते हैं। कुल कहने का मतलब ये है कि हमें फॉर्मेशन प्रेशर पता होना चाहिए। डेवलपमेंट वैल्यू के लिए मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, एक्सप्लोरेशन वैल्यू के लिए मैंने बता दिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट वैल्यू को फॉरेन लॉग या टेस्टिंग से निकाल सकते हैं, एक्सप्लोरेशन वैल्यू को कोरिंग से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर अदर मेथड्स का यूज करके हम निकाल सकते हैं। कुल मिला के कहने की बात ये है कि फॉर्मेशन प्रेशर का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक्सप्लोरेशन बेल का हम लेंगे, एक्सप्लोरेशन जो बेल होता है उसका हम प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मेशन प्रेशर। मान लो मैं एक्सप्लोरेशन बेल मैंने एक्सप्लोरेशन बेल डिलीट किया, ठीक है, कि नेक्स्ट भी डिलीट किया, ठीक है, इसमें लगा दी, ठीक। अब देखना मैंने इसको मर्ज कर दी, ये मेरी मर्ज हो गई रो टू पीपीजी, ठीक है, रो टू पीपीजी की मर्ज कर दी। अब ये मर्ज का क्या रहता है कि इसको नहीं फॉर्मेशन प्रेशर को काउंट करना पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो इसके द्वारा प्रेशर होगा P2 P फॉर्मेशन P2 इक्वल टू P फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। P2 लेस देन PF है तो अंडर बैलेंस कंडीशन, और P2 ग्रेटर देन PF है तो ओवर बैलेंस कंडीशन। तो हम एक्चुअली मान के चलते हैं कि हमने ये बैलेंस कंडीशन में डील करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने ये ओवर बैलेंस डील करते हैं जिसमें 5 PSI का ओवर भी लेके चलते हैं। और इसमें करेंगे तो मान लेंगे फॉर्मेशन वैसे ब्लो आउट आ जाएगा, कहने को तो नहीं है ब्लो आउट आ जाएगा कि किक आ जाएगी, कहने को तो नहीं है, इसमें भी फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि नहीं है हमारा ये फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 500 और प्लस 500 माइनस 500 में कोई फॉर्मेशन फ्रैक्चर नहीं होता, ब्लो आउट नहीं होता, ठीक है।
तो हमारी एक्चुअल मान की क्या करते हैं कि हम बैलेंस कंडीशन कर रहे हैं P2 माइनस P2 इक्वल टू P है, ठीक है। तो जितना मेरा यहाँ पर प्रेशर होगा, जितना इस बल के द्वारा मेरा यहाँ पर प्रेशर होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि उतना ही मेरा यहाँ पर प्रेशर होगा। तो मैं फॉर्मेशन प्रेशर इन एक्सप्लोरेशन वेल, फॉर्मेशन प्रेशर इन एक्सप्लोरेशन वेल किससे निकाल सकता हूँ? ड्रिलिंग मॉड्स के डेंसिटी की एलसीएम और डेप्थ जिसका मैंने पीडी है मेरा नेट टू डेप्थ ऑफ होल है, उसकी हेल्प से मैं एक्सप्लोरेशन वेल में ये निकाल सकता हूँ मेरा फॉर्मेशन प्रेशर जो जरूरत होगी इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालने में, ठीक है। इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट वेल में खास निकाल सकता हूँ क्लोरीन लॉगिंग को टेस्टिंग करके, या फिर मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ कि मेरा ड्रिलिंग मॉड के द्वारा जो प्रेशर होगा वो फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर होगा। तो मैंने आपको ये कंडीशन बता दी अनलिमिटेड किक की, और हम डिजाइन करते हैं अनलिमिटेड किक के हिसाब से। अनलिमिटेड किक कब होती है? अनलिमिटेड किक कब होती है? जब आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रिलिंग मॉड ना हो, खाली फॉर्मेशन फ्लूइड हो, और ये कब हो सकती है? गैस वेल में हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड किक में हो सकती है, या फिर फ्लो आउट में हो सकती है। किक फ्लो आउट को हम नहीं मानते हैं, गैस फ्लो को मानते हैं कंट्रोल वे में। तो गैस के द्वारा प्रेशर यहाँ पे कितना होगा? फॉर्मेशन प्रेशर, उसका ग्रेडियंट माइनस करके तो ऊपर आ जाएगा, और इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर में घटा देंगे तो आपका इफेक्टिव प्रेशर आएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको फॉर्मेशन प्रेशर पता होना चाहिए। फॉर्मेशन प्रेशर कैसे निकलेगा? एक्सप्लोरेशन वेल के लिए इससे निकाल सकते हो, और डेवलपमेंट वेल के लिए हमको जनरली पता ही होता है क्लोरीन लॉगिंग टेस्टिंग से, और उसको इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। और क्या बताता मैं आपको, हाँ, अनलिमिटेड केस के लिए डिजाइन करते हैं, और केस सेटिंग मतलब केस सेटिंग डिजाइन का जो फॉर्मेशन का स्ट्रेंथ है वो पर्याप्त होना चाहिए, जो कि काइट उसको झेल सके। अगर नहीं है तो इसको लेकर एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर आता है आपका सेकंड अनलिमिटेड किक। अनलिमिटेड किक हो गया, फिर आता है लिमिटेड किक। क्योंकि किक की बात क्यों कर रहे हैं? किक की कंडीशन में आपका इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम होगा, और लिमिटेड किक में ज्यादा होगा, तो हम मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगर लिमिटेड किक की बात करूं तो ये एक्चुअल में फील्ड में होती है, लेकिन हम इसकी ज्यादा डिजाइन नहीं करते कि आपकी एक्चुअल कंडीशंस को बता सके। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमें ना तो किक का साइज पता होता है, ना तो हमें किक का साइज पता होता है, और ना ही हमें किक का साइज होल की साइज कंपेयर टू होल साइज हमको पता नहीं होता, ठीक है। ना तो हमें किक का साइज पता होगा होल साइज की कंपेरिजन साइज, और ना ही हमें पता होता है कि एक्सप्लोरेशन वेल क्या है और डेवलपमेंट वेल कौन सा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें लिमिटेड किक एक्चुअल कंडीशन होती है, लेकिन हम इसके हिसाब से डिजाइन नहीं करते क्योंकि प्रेशर इसमें कम लगता है इंटरनल। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमने ये इसमें किक की साइज को नहीं बता सकते कि अगर हमारा होल साइज 8 फीट 3/4 इंच का है तो नहीं है हमारी किक की साइज क्या होगी ये नहीं बता सकते, और एक्सप्लोरेशन वेल और डेवलपमेंट वेल में अंतर नहीं बता सकते, जिससे हमारा फॉर्मेशन प्रेशर निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो लिमिटेड किक एक्चुअल कंडीशन होती है, इसमें किक साइज और होल साइज से किक साइज का नहीं बता सकते, एक्सप्लोरेशन वेल और डेवलपमेंट वेल में अंतर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में नहीं लेते। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है। फिर भी आपको नहीं अगर यही नहीं पता तो हम फॉर्मेशन प्रेशर कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको इसका इंटरनल प्रेशर निकालना है, इंटरनल प्रेशर किक का निकालना है। तो मैंने किक टॉलरेंस में इंटरनल प्रेशर निकाल के दिखाया था, ठीक है। मैंने किक टॉलरेंस में इंटरनल प्रेशर निकाल के दिखाया था, जिसमें मैंने एक बैंड दिया था, मैं केसीसी कहते हैं नेक पीडी पर ड्रिल किया था। इसमें किक आ गई थी, किक अगर टॉप ऑफ द किक केसीसी डेप्थ के पर आ जाती है तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर लगता है आपकी केसीसी डेप्थ पर, ठीक है। तो दो ही मैक्सिमम प्रेशर आपका इंटरनल प्रेशर होगा, ठीक है ना। इंटरनल प्रेशर होगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम? ये वाली मड का प्रेशर, इस वाले किक फ्लूइड का प्रेशर और इस वाले ड्रिलिंग मड का प्रेशर आपके फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर रख देते हैं। तो इससे क्या है इंटरनल प्रेशर आ जाता है डिफरेंट पॉइंट पे। अब मान लो मेरे को देखिए यहाँ पर किक यहाँ पर इंटरनल प्रेशर निकालना है,
यहाँ पर इंटरनल प्रेशर निकालना है, तो इंटरनल प्रेशर यहाँ पर कब कब ज्यादा होगा, जब किक बिल्कुल नीचे होगी, ठीक है, किक बिल्कुल नीचे होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर कब नहीं है इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, जब नहीं है किक सबसे सरफेस पर होगी। इस पॉइंट पर कब नहीं ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर, जब किक का टॉप इस पॉइंट पर होगा। तो ये मैं किक टॉलरेंस में इंटरनल प्रेशर निकालने की कैलकुलेशन बता चुका था, और ये लिमिटेड किक है, इतने वॉल्यूम की पूरे में तो है नहीं वाली किक, यहाँ से नहीं आता तो है इस वाले पॉइंट पे, तो ये बोली लिमिटेड किक जिसमें लिमिटेड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इसमें लिमिटेड किक होगी, इस पॉइंट पे देखूं तो इसमें लिमिटेड किक होगी। तो इसकी मैंने इंटरनल प्रेशर निकालने की कैलकुलेशन मैंने किक टॉलरेंस बता दी है, सिंपली कैलकुलेशन है, इसका डैश की प्लस इसका डैश की प्लस इसके डैश की दोबारा प्रेशर लगने वाला इसके बराबर होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे किक होगी, जैसे इस पॉइंट पे नहीं है इंटरनल प्रेशर निकाला है इस बिंदु पे, तो इस पे इंटरनल प्रेशर कम मैक्सिमम होगा जब टॉप ऑफ द किक यहां पर होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं सब इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर कम से मैक्सिमम होगा जब टॉप ऑफ द किक यहां पर होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इस पॉइंट पे होगा जब टॉप ऑफ द किक यहां पर होगी। तो ये आप देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में बता चुकी है, इसके द्वारा और इसके द्वारा आपका पोजीशन प्रेशर के द्वारा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और मैक्सिमम कब होगा किस पॉइंट पर, जब नहीं है टॉप ऑफ द किक उस पॉइंट पर नहीं है आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपकी लिमिटेड किक है, ठीक है ना। तो इंटरनल प्रेशर लिमिटेड किक में आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फॉर्मेशन प्रेशर भी निकाल सकते हो, तीनों के बराबर रखते हो फॉर्मेशन प्रेशर को, ठीक है। और लेकिन इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि एक्सीलरेशन डेवलपमेंट में पहले आपको नहीं पता होगा किक और किक की साइड रोल साइड के अकॉर्डिंग कितनी होती है वो पता नहीं होता, ठीक है, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बनती है, आप बना भी सकते हो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, एक एक्सेल प्रोग्राम बनता है, ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम बनता है, एक सी प्रोग्राम बनता है, C++ प्रोग्राम बनता है, ठीक है। इसमें कोई सा भी कोडिंग कर सकते हो आप, और उसमें आप ये सब डाटा डाल सकते हो कि मेरा बेल इस साइज का है, ठीक है, नहीं बेल इस साइज का है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, ठीक है, किक इस किक की साइज की वैल्यू आप वेरिएबल रख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल रख सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें टेंपरेचर प्रेशर की कंडीशन रख सकते हो उसमें। तो उन सबको डाल के लिए एक जैसे मैं कैलकुलेटर होता है ना कि प्लस साइन है, मैंने इधर की वैल्यू वेरिएबल रख चुका हूं, मान लो इधर मैंने 3 रख दिया, इधर 4 रख दिया तो 7 आ जाएगा, इधर 5 रख दिया तो इधर 8 रख दिया तो नहीं यहाँ पे 13 आ जाएगा। उस तरीके से एक प्रोग्राम होता है कैलकुलेटर भी, कि ठीक है प्लस का मैंने साइन लगा दिया है, अब नहीं आप ना आउटपुट डालो और इनपुट डालो, आपका आउटपुट निकल जाएगा। ऐसे ही आप ये इसका प्रोग्राम बना सकते हो कि आउटर डायमीटर वैल्यू ये है, इनर डायमीटर वैल्यू है, टेंपरेचर प्रेशर ये तो चेंज नहीं होंगे, तो ये किसका काम करेंगे प्लस साइन का, ये आपने ये फिक्स कर दिया। अब आप आउटपुट आप इनपुट क्या डालोगे कि किक की साइज क्या है अकॉर्डिंग टू किक की साइज क्या है अकॉर्डिंग टू होल साइज, ठीक है, होल की साइज डाल सकते हो आप, ठीक है, एज प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको इंटरनल क्या करना पड़ेगा कि किक की साइज क्या है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू देखो। अब इसको अगर डिजाइन करेंगे तो हम ये कोई एग्जांपल लेके नहीं किक की साइज को फिक्स कर देंगे, इस पॉइंट मान लो हाइट है किक की 13 फीट, तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दी है, लेकिन एक्चुअल में ये 13 फीट तो होगी नहीं, डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट होगी। तो हम इन्हीं सभी कंडीशंस को बना के मतलब जो स्टैटिक कंडीशन है जैसे इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर ऑफ द वेल है स्टैटिक कंडीशन है, तो मैंने इन सब कंडीशन को डाल के एक प्रोग्राम बनाया इन्वेस्टिग लेके, और फिर उसमें इंटरनल डाटा के रूप में ये हाई वॉल्यूम के डाटा के रूप में मैंने किक साइज डाल दी, ठीक है, और मैंने लेके प्रेशर डाल दिया, टेंपरेचर डाल दिया, कंडीशन डाल दी, उससे क्या है आपका इंटरनल प्रेशर डायरेक्टली आ जाएगा। इसको आप डिजाइन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप एक्सेल चलाना जानते हो या फिर सी जानते हो, ठीक है, टाइम नहीं तो मैं इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में देता आपको, ठीक है ना। तो इंटरनल प्रेशर निकाल सकते हो आप लिमिटेड किक के लिए, मैंने मेमो भी बता दिया है आपको, किक टॉलरेंस की कैलकुलेशन में इसको कौन यूज करते हैं यही बता दिया है, और आपको इसका प्रोग्राम बनाना है एक्चुअल डाटा के लिए, एक्चुअल डाटा को निकालने के लिए, क्योंकि हम जनरली एक्चुअल डाटा नहीं निकाल पाते, किक की साइड निकाल पाते हैं बोथ साइड के हिसाब से। तो अगर आपको एक्चुअल डाटा निकालना है तो आप ये एक प्रोग्राम बनाइए, उसमें वेल की सारी कंडीशन डाल दिए, फिर जो प्लस के काम करेंगी और फिर इंटरनल डाटा डालिए कि आपकी किक साइड होगी तो आपका इंटरनल प्रेशर क्या होगा।
आप मान लो आपने किक की साइड नेगेटिव डाली तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, आपने 15 डाली तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा। मेरे पास एक प्रोग्राम डला है, मैं करके बता दूंगा किक टॉलरेंस का कि नहीं है। अगर मैंने किक टॉलरेंस की बेस की सारी स्पेसिफिकेशन डाल दी और मेरे को किक टॉलरेंस की मैंने साइड डाल दिया मैंने कि नहीं 30 फीट है, तो आप अपने आप इंटरनल प्रेशर निकाल के दे देगी। 15 फीट है तो अपने आप इंटरनल प्रेशर निकाल के दे देगी। और मैनुअली आपको नहीं है 13 फीट है तो उसके साथ पूरा तीनों प्रेशर को इसके बराबर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 15 फीट है तो उसके साथ पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन जो 13 फीट है और 15 फीट है वो आप कैसे निकालोगे, वो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम भी डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोग्राम में क्या है, जैसे आपने 13 इंच का होल डाला तो आपकी किक साइड इतनी आ जाएगी, तो उसके हिसाब से आप जैसे 13 इंच का होल डाला तो आपकी किक साइड आएगी और इंटरनल प्रेशर भी आ जाएगा, ठीक है। और आपने 14 इंच का होल डाला तो उसके साथ किक साइड आएगी, इंटरनल प्रेशर भी आ जाएगा। तो एक्चुअल डाटा निकालने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें स्टैटिक कंडीशन डालनी पड़ेगी, इनपुट डालोगे कि होल साइज का तो आपकी किक साइज आएगी और एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर भी आ जाएगा। और मैनुअल करना है तो आपको किक साइज पता होना चाहिए, तीनों प्रेशर को बराबर कर दो तो आपका नहीं है इंटरनल प्रेशर आ जाएगा। जो मैंने टॉलरेंस में आपको बता रखा है। और इसको मैनुअली तो हम नहीं करते तो किक साइड हम होल साइज से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट में अंतर नहीं कर सकते, जिसके जरिए हमारा फॉर्मेशन निकाल लेगा, फॉर्मेशन प्रेशर निकालने में दिक्कत होगी। और ये आपका हो गया लिमिटेड किक। तो मैंने इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर में आपको जो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर निकालना सिखा दिया। इसकी मैक्सिमम कब होती है, जब किक आती है, और किक में भी कब, जब अनलिमिटेड किक आती है। अनलिमिटेड किक कम देती है, लेकिन मैंने अनलिमिटेड किक का बता दिया आपको क्या करना है। फॉर्मेशन प्रेशर निकालना, ग्रेडियंट को उठाना है सीधे सीधे, ठीक है। अनलिमिटेड किक की कैलकुलेशन मैंने बताई थी, ठीक है। यूज इसको करते हैं लेकिन एक्चुअल में वीडियो में होती ही है, तो इसको कम यूज करते हैं ये भी मैंने बता दिया। और इसकी कैलकुलेशन करनी है तो मैंने ये थर्ड चैप्टर में बता रखा है मैनुअली। अगर इसका प्रोग्राम बनाना है तो एक्सेल C++ यूज करके आप नहीं एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें नहीं अगर आप इनपुट डालोगे कि होल की साइड ये है तो आपका इंटरनल प्रेशर आ जाएगा डायरेक्टली और एक्सटर्नल को, और आपकी किक की साइड भी आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है ना। ये आप समझ कर सकते हो। तो आपका नहीं है इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालने की कैलकुलेशन मैंने करा दी, ठीक है। इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालने की कैलकुलेशन मैंने करा दी। तो इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर में मैंने अभी तक क्या बताया है, इंटरनल प्रेशर बताया है। अभी तक मैंने क्या बताया है, इंटरनल प्रेशर बताया है। अनलिमिटेड के लिए, लिमिटेड के लिए प्रोग्राम बना सकते हो, मैनुअली बना सकते हो। और अनलिमिटेड के लिए मैंने बता दिया कि फॉर्मेशन प्रेशर काउंट करो और ग्रेडियंट में सबमिट करो। अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो ठीक है, सरफेस पे निकालना है तो इसको लिए बैठाओ, ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि सरफेस पे ज्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर का मैंने बताया था, एक्सटर्नल प्रेशर का मैंने बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर कब ज्यादा होता है, कब क्या किसके काम करता है आपका इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर में। एक्सटर्नल प्रेशर किसके काम करता है आपका बैकअप लोड की तरह, बैकअप लोड। अब ये नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर आपका मड की वजह से भी हो सकता है, जो आगे वाले केसिंग के फॉर्मेशन प्रेशर की वजह से हो सकता है, और सीमेंटिंग की वजह से भी हो सकता है। आपका तीनों की वजह से आपका एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, ठीक है। अब देखो मड का आप निकाल सकते हो, सीधे सीधे डेंसिटी की कैलकुलेट करनी है, फिर उसका डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मेशन प्रेशर आप निकाल सकते हो, अगर दे रखा है इसकी डेंसिटी तो ठीक है, नहीं तो 0.465 ले सकते हैं सॉल्ट वाटर के लिए। सीमेंट का देखो, अगर सीमेंट मेरी सीमेंट का देखो, अगर सीमेंट मेरी देखो, अगर सीमेंट मेरी इसके पीछे पार्शियली भरी है या फिर फुली भरी है, पार्शियली फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, तो हमने सीमेंट के द्वारा लगने वाला प्रेशर इसमें काम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू सीमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसके रीजन क्या है, इसके रीजन एक तो ये है कि ये सीमेंट जब सीमेंटिंग होती है तो जब ये ड्राई हो जाता है
तो इसमें थोड़े थोड़े वॉइड्स रह जाते हैं, गैप रह जाता है। तो उस गैप के उसके द्वारा एक कंप्लीट सीमेंट शीट नहीं बन पाती यहाँ से यहाँ तक। तो मैं कह सकता हूँ सीमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा, जो वॉइड है ना उसकी जगह नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो ये पूरा फील्ड है, तो उसके बाद सीमेंट के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर बैकअप लोड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वॉइड है, जो ये वाला वॉइड है, इसके द्वारा नहीं लग रहा, तो एक कंप्लीट शीट नहीं बन पाती सीमेंट की, इसलिए हम सीमेंट के एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड बात ये है कि अगर मड ट्रैप रह गई सीमेंट के बीच में, मड ट्रैप रह गई तो उसकी डेंसिटी वेरी कर जाएगी। मान लो सीमेंट की डेंसिटी है 14 ppg की और मड इसमें फंसे हुए तो इसकी डेंसिटी है 10 ppg, और हमने 14 के हिसाब से बैच हम लोग डिसाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं अगर 100 pp डेप्थ है तो 1400 का प्रेशर लग रहा है, लेकिन मड के द्वारा कितने का लगेगा, 1000 का लगेगा। ठीक है, तो मान लो अगर मेरा इंटरनल प्रेशर 5000 का लग रहा है, ठीक है 5000 का लग रहा है, तो मैंने कितनी की डिजाइन कर दूंगा, कैसे 3600 के हिसाब से कैसे डिजाइन कर दूंगा, 3600 के प्रेशर को ले जाएंगे, क्योंकि 5000 का प्रेशर लग रहा है, 1400 बैकवर्ड लग रहा है, 3600 के हिसाब से मैंने कैसे डिजाइन कर दी, लेकिन 3600 के हिसाब से मैंने डिजाइन कर दी और मड इसमें है, तो इसके द्वारा इफेक्टिव प्रेशर कितना लगेगा, 4000। क्या 3600 की केस 4000 झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी, तो इस कारण से भी आप नहीं सीमेंट को एक्सटर्नल प्रेशर या बैकअप लोड में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये जो मड के पार्टिकल्स रह जाते हैं कि डेंसिटी डिफरेंट होती है। और सेकंड फर्स्ट आपको मैंने बताया दिया कि कंप्लीट शीट नहीं बनती, उसमें वर्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये सीमेंट होता है सिलिका, ठीक है, सीमेंट होता है सिलिका, सिलिका एक तरीके से क्ले होती है, सॉरी सीमेंट होता है सिलिका प्लस क्ले का, क्ले एक तरीके की सेल होती है, सेल की पोरोसिटी ज्यादा होती है, परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, सेल की पोरोसिटी ज्यादा होती है लेकिन परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ये हम नहीं है थियोरेटिकली कह सकते हैं कि देखिए ये जो सीमेंट है इसके द्वारा आपका फॉर्मेशन प्रेशर आपके एज अ बैकअप लोड लग रहा है, ये हम थियोरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, प्रोबेबिलिटी नियरली जीरो होती है, तो फॉर्मेशन प्रेशर हमेशा इसमें नहीं लगता केस पे एज अ बैकअप लोड टू सीमेंट शीट, ठीक है ना। तो इस कारण से भी आप सीमेंटिंग को यूज नहीं करते बैकअप लोड में, ठीक है। तो बैकअप लोड में सीमेंटिंग को तीन एग्जांपल हो गए, इसलिए यूज नहीं करते हैं कि कंप्लीट सीमेंटिंग नहीं बनाती, लेकिन इसमें मड फिट रह जाती है जिससे डेंसिटी डिफरेंस आता है, एक इसकी पोरोसिटी हाई होती है लेकिन परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तो थियोरेटिकली तो ऐसे पूरा करके फॉर्मेशन प्रेशर को इस सीमेंट केसिंग में लगाती है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आप बात करोगे कि सर आप इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, हाँ मत करो, जितना हम बैकअप लोड को इंक्लूड नहीं करेंगे, उतना बैकअप लोड को इंक्लूड नहीं करेंगे, उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, उतना ही बस्ट प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, जितना ही हम नहीं है सीमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे उतना ही हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, उतना ही आपका इफेक्टिव बस्ट प्रेशर ज्यादा होगा, और इफेक्टिव बस्ट प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसी के हिसाब से हम लेंगे आपकी केसिंग की बस्ट स्ट्रेंथ बनाएंगे, ठीक है। जितना हम मैंने क्या करता है मैक्सिमम लोड काउंट करना है, तो मैक्सिमम लोड कब काउंट होगा, मान लो मैंने सीमेंट को निकाला तो इफेक्टिव वो बैकअप लोड कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, बस्ट प्रेशर ज्यादा हो गया, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर ज्यादा हो गया, उसके हिसाब से मैंने बस्ट इफेक्ट जो बस्ट प्रेशर की स्ट्रेंथ है केसिंग की वो बढ़ा दी, ठीक है, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। अगर मान लो मैंने अगर 5000 की ले ली, ठीक है, और इंटरनल प्रेशर लग रहा है 7000 का, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है 2000 का, ठीक है, बड़े से बड़ा मतलब कम से कम तो चाहे इसका कुछ भी हो जाए, सीमेंटिंग में कुछ भी हो जाए, डिगार्ड हो जाए या फिर इसमें वॉइड रह जाए या फिर कंप्लीट सीट का बने, कुछ भी हो जाए, कि 2000 का प्रेशर तो मिनिमम लगाएगी, तो 2000 का एक्सटर्नल प्रेशर हो गया सीमेंटिंग के द्वारा, इंटरनल प्रेशर 7000 का हो गया, बस्ट प्रेशर 5000 का आ गया, 5000 के हिसाब से मैंने 5000 की केसिंग ले जाए बस्ट स्ट्रेंथ के लिए कंक्लूड कर दी, ठीक है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम केसिंग दिया है फॉर बस्ट स्ट्रेंथ,
लेकिन अगर मैंने इसमें ये सीमेंटिंग नहीं माना है, सीमेंटिंग नहीं माना है, क्योंकि सीमेंटिंग में अगर कम से कम प्रेशर लगाओगे तो 2000 मान लो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हुई, इसमें वॉइड नहीं रहे, इसमें मड बिल्ड नहीं हुई, ठीक है, तो मान लो इसकी ये 3000 का प्रेशर दे देगी। अगर ये 3000 का प्रेशर दे देगी तो 7000 माइनस 3000 4000, तो वर्क प्रेशर 4000 का लगेगा, लेकिन माना स्ट्रेंथ में 5000 से बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको ये भी मान सकते हो कि अब मैं सीमेंटिंग को कंक्लूड नहीं कर रहा, जीरो मानता हूं, तो इफेक्टिव वर्क प्रेशर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वर्क प्रेशर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर माइनस वो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो 7000 का मैंने इंटरनल प्रेशर लग रहा है, इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो गया, तो मैंने सीमेंटिंग का माना ही है, तो 7000 आपका इफेक्टिव वर्क प्रेशर आया, तो इसके हिसाब से मैंने देखिए वर्क स्ट्रेंथ ऑफ द केसिंग 7000 की डिवाइड कर दी। अब मान लो सीमेंटिंग के द्वारा मान लो मैंने तो मान के चला जीरो, लेकिन 1000 लग गया, ठीक है, तो आपका अपने के वर्क प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1000 हो गया, तो 6000, तो 6000 तो 7000 को 7000 वाली 6000 तो ये कहीं जाएगी ना, हमने तो मान के चला जीरो, लेकिन क्या कभी बढ़ जाए तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैंने जीरो मान के चला, क्योंकि इसमें ये दिक्कत रहती है, ठीक है। तो सीमेंटिंग को मान के नहीं चलेंगे, ठीक है, बैकअप मोड में सीमेंटिंग को मान के नहीं चलेंगे, तो क्या क्या मान के चलेंगे, फॉर्मेशन प्रेशर और आपका ड्रिलिंग मड के द्वारा प्रेशर। अब एक कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन ये बनेगी इसमें कि आपके लिए, अब मैंने सीमेंटिंग को वर्क प्रेशर में से हटा दिया है, बैकअप मोड एज एक्सटर्नल प्रेशर, रीजंस मैंने बता दिए, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं, हमने तो उसके हिसाब से डिजाइन भी नहीं करा है। लेकिन अगर मैंने ये इसको सीमेंटिंग को नहीं मानता, तो मान लो कि मैं फॉर्मेशन प्रेशर की मान सकता हूं, फॉर्मेशन प्रेशर मान लो ये आपकी क्या कहते हैं, ऊपर बोला है, ये आपकी केसिंग है और ये आपकी सीमेंटिंग है, ठीक है, सीमेंटिंग कर दी, और अब मान लो सीमेंटिंग के द्वारा जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जीरो लग रहा है, तो फिर किसके द्वारा लगेगा, आपके लगेंगे, मान लो कि मैंने इसमें ओपन मॉडल किया केसिंग की, फिर ड्रिलिंग मड डालकर सीमेंटिंग कर दी, और मान रहा हूं मैं सीमेंटिंग के द्वारा जीरो लग रहा है, या फिर जीरो ना लगे कुछ और भी लग रहा हो, वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लग रहा होगा तो और भी अच्छी बात, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूं एक्सटर्नल प्रेशर आपका फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा लग रहा है, तो अगर इसकी क्लैरिटी दे रखी है तो ठीक ही है, नहीं दे रखी तो सॉल्ट वाटर मान सकते हो 0.465 ले लोगे, और डेप्थ उसकी CHT ले लोगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया 0.465 into CHT, और इंटरनल प्रेशर मैंने निकालना बताया नहीं, तो आपका इफेक्टिव प्रेशर इस केस में आउट हो जाएगा, जब आपका ये फॉर्मेशन प्रेशर आप मानते हो। अगर उसकी गारंटी दे रखी हो फॉर्मेशन प्रेशर की, तो आप इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कब मानते हैं आप, ये वाला कैसे कब मानते हैं कि जब ये सीमेंटिंग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अगर जीरो भी लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं हो, 100 चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। और ये कंडीशन जब मानी जाती है जब आपके लिए सीमेंट पूरी तरह से डिगार्ड हो जाती है, मतलब उसका इफेक्ट जो है अपना प्रेशर है कम हो जाता है, या फिर 5 years behind after casing 5 साल बाद केसिंग की ये कंडीशन हो जाती है कि सीमेंट का कोई लोड नहीं होता एक्सटर्नल, तो इस केस में भी ये वाली होती है, और आप ये सीमेंट का इफेक्ट नहीं मान रहे हो तो उस केस में भी ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन ये आती है कि आपकी नहीं है जो सीमेंटिंग है, जो आपकी सीमेंटिंग है वो सरफेस से टच हो रही है, मतलब आपने पूरी स्पीड सीमेंटिंग की करनी है, मतलब जो केसिंग है उसकी एंटायर लेंथ में सीमेंटिंग हो रही है, मतलब हमेशा केसिंग सरफेस से राइट होती है, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सरफेस केसिंग हो, चाहे आपकी नहीं है कंडक्टर केसिंग हो, सरफेस से राइट होती है। अगर एंटायर लेंथ में आपकी सीमेंटिंग बन रही है मतलब सीमेंटिंग सरफेस को टच कर रही है, और ये किस केस में होता है, ये आपके दो केस में होता है, पहला कंडक्टर केसिंग केस में और सेकंड आपका सरफेस केसिंग में, जिसमें नहीं है एंटायर लेंथ में आपकी सीमेंटिंग भरी रहती है,
एंटायर लेंथ में सीमेंटिंग का पद ले रखी है जब नहीं सरफेस केसिंग हो कंडक्टर केसिंग हो। इंटरमीडिएट केसिंग और प्रोडक्शन केसिंग में जनरली केसिंग सरफेस तक नहीं जाती। तो इस केस में जब सरफेस तक आपकी नहीं सीमेंटिंग भरी रहती है तो उस केस में सीमेंटिंग के डिगाड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब सीमेंटिंग डिगाड़ हो जाती है तो जो प्रेशर लगता है एक्सटर्नली वो फॉर्मेशन फ्लूइड के द्वारा लगता है और उसके लिए फॉर्मेशन फ्लूइड की डेंसिटी नहीं दे रखी तो आप 1465 psi पर फीट या फिर पीपी मान के इसको यूज कर सकते हो। पीपी का मान 0.05 यूज करोगे, ठीक है। तो दो केस हो गए, एक तो आपकी सीमेंटिंग का लेना देना है सीमेंटिंग है कि नहीं है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगेगा बहुत फोर्सेस का, अगर नहीं दे रखा हो तो दे रखा हो उसकी डेंसिटी तो आप उसको ले सकते हैं। सेकंड केस एंटायर लेंथ ऑफ केसिंग आपकी सीमेंटिंग से भरी हो तो ये कब केस में होता है कंडक्टर और सरफेस केसिंग के केस में, इंटरमीडिएट और प्रोडक्शन केसिंग के रूप में नहीं होता। जब सरफेस में जब केसिंग होती है तो वो जनरली जल्दी डिगार्ड होती है, फिर उस पर ये एक्सटर्नल प्रेशर आपको किसका लगता है फॉर्मेशन का। थर्ड केस क्या होता है कि ड्रिलिंग मड के द्वारा, ड्रिलिंग मड में क्या होगा कि ड्रिलिंग मड की डेंसिटी होगी उसके द्वारा प्रेशर कितना लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर में आएगा। मान लो अगर सॉल्ट वाटर बन रहा है, सॉल्ट वाटर बन रहा है तो इसकी 0.465 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड केस ये होता है ड्रिलिंग मड के द्वारा, ड्रिलिंग मड में सॉल्ट वाटर बन रहा है तो इसकी 0.465 उसकी डेंसिटी हो जाएगी। अगर सीमेंटिंग है नहीं है उसको तो मतलब नहीं फॉर्मेशन प्रेशर के द्वारा मानना है तो अगर फॉर्मेशन प्रेशर की डेंसिटी दे रखी है ठीक है, नहीं तो इसकी 0.465 हो जाएगी। थर्ड टू सीमेंटिंग नहीं है सरफेस तक रन हो रही है और जल्दी डिगार्ड होती है तो उस केस में नहीं है 0.465 आप फॉर्मेशन प्रेशर मान सकते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट केसिंग और प्रोडक्शन केसिंग में सरफेस तक रन नहीं होती। अब हम नहीं है सीमेंटिंग को बात ही नहीं करेंगे, सीमेंटिंग का छोड़ो चलो। अब बात करोगे आप कि जो मड बन रहा है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट केसिंग और प्रोडक्शन केसिंग में क्या होता है कि अगर नहीं है सरफेस केसिंग मतलब सरफेस केसिंग मान के चलूं मैं, सरफेस और कंडक्टर केसिंग मान के चलूं तो इसके पीछे जो ड्रिलिंग मड है उसके द्वारा डेंसिटी ले लो और उसके द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर निकाल लो। अगर इसके अंदर ड्रिलिंग मड है, ठीक है, तो टॉप ऑफ द केसिंग से बॉटम ऑफ द केसिंग तक जो मड बन रहा होगा उसके द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर ले लो, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है दो कुल मिलाकर दो ही केस बन रहे हैं, तीन केस बन रहे हैं कि अगर ड्रिलिंग मड बन रही है तो ड्रिलिंग मड का प्रेशर ले लो, ठीक है ना, ड्रिलिंग मड की डेंसिटी से प्रेशर निकाल लो केसिंग से की लेंथ तक। अगर आपकी है अगर आपके फॉर्मेशन प्रेशर का लेना है तो उसकी डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी के साथ निकाल लो तो 0.465 ले लो, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी सीमेंटिंग है और वो डिवाइड हो गई है जैसे सरफेस केसिंग और कंडक्टर केसिंग जनरली हो जाती है क्योंकि उसमें सीमेंटिंग सरफेस तक ड्राई होती है, इंटरमीडिएट और प्रोडक्शन में होती है तो उसमें आपने 0.46 फॉर्मेशन का ले सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर है आपका बैकअप लोड, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको चार केस बता दिए। पहला अगर फॉर्मेशन फ्लूइड बन रहा हो तो उसकी डेंसिटी ले लो, अगर नहीं दे रखी हो तो सॉल्ट वाटर की ले लो, ठीक है। अगर आपके लिए सीमेंटिंग सरफेस तक राइज कर रही है तो उनकी सरफेस और कंडक्टर केसिंग होती है तो वो डिगार्ड हो जाती है तो उसमें ये फॉर्मेशन प्रेशर का 0.46 का, ठीक है। थर्ड केस ये बनता है कि आपका ये फॉर्मेशन ही उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सीमेंटिंग में कोई रोल नहीं, फॉर्मेशन उसको सपोर्ट कर रहा है तो आप 0.46 का ले लो। अगर आपकी फॉर्मेशन अगर केसिंग के अंदर केसिंग है टॉप ऑफ द केसिंग से लेकर बॉटम ऑफ द केसिंग तक जो फ्लूइड के पीछे उसकी डेंसिटी है उससे प्रेशर निकाल लो और अगर सरफेस केसिंग तो उसके पीछे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर निकाल लो, ठीक है। इन चारों केस में सीमेंटिंग का रोल नहीं लिया, अगर सीमेंटिंग आ जाएगी तो और भी अच्छी बात है, जिससे क्या आपका बैकअप फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, अच्छी बात है अगर बढ़ जाएगा आपको, लेकिन हम डिजाइन मैक्सिमम के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए चार फैक्टर्स हो गए आपके एक्सटर्नल प्रेशर निकालने की। दो फैक्टर्स मैंने इंटरनल प्रेशर के बता दिए, अनलिमिटेड केसिंग अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक, जिसमें अनलिमिटेड किक को आप बोल लेकिन एक्चुअल लिमिटेड किक होती है, लिमिटेड किक में प्रॉब्लम्स होती है वो बता दी मैंने। लिमिटेड किक के लिए आपने मैं किक टॉलरेंस की डिजाइन बताई थी उसमें इंटरनल प्रेशर निकाल सकते हो और इसके लिए आप मतलब एक कोडिंग भी कर सकते हो जिससे प्रोग्राम बने, ठीक है। तो ये हो गई आपका इफेक्टिव बस्ट प्रेशर की डिजाइन, ठीक है ना, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर कैसे डिजाइन करेंगे। और एक्सप्लोरेशन वेल और डेवलपमेंट वेल के लिए भी मैंने बता दिया कि एक्सप्लोरेशन वेल में कैसे निकालोगे, मड का लेवल प्रेशर ले लोगे, फॉर्मेशन प्रेशर बराबर कर दोगे और डेवलपमेंट वेल में आप लेंगे
दोनों के कोरिंग टेस्टिंग और लॉगिंग से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो एक कंडीशन मैंने बता दी आपकी जनरल कंडीशंस की इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर को निकालने की। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि डिफरेंट केसिंग के लिए बर्स्ट प्रेशर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर जो कि हमने कोलैप्स प्रेशर के लिए भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट